अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ अदर देन एक्सरसाइज यानी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीवियस बोर्ड्स को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जिसमें स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। तो ये आपके जो चैप्टर 3 के लास्ट पोर्शंस है प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले, ये उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोपलेशंस का मतलब होता है स्टूडेंट धकेलना, यानी कि रॉकेट को धकेलने का जो असूल है वो क्या है, उसका प्रिंसिपल हमसे पूछा गया। 5 टाइम ये बोर्ड्स के क्वेश्चन में पूछा गया ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आंसर इसका स्टूडेंट वेरी सिंपल है, क्योंकि आपने इसी चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, तो ये उसी बेस पर वर्क करेगा। यानी इसका प्रिंसिपल जो होगा, मोशन ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो रॉकेट की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होती है, और जो गैसेस, बर्न गैसेस जो हैं वो इजेक्ट हो रही होती हैं डाउनवर्ड। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी न्यूटन थर्ड लॉ जो आप पढ़ते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, शो दैट द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स। ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, और स्टूडेंट्स में से MCQs भी बहुत दफ़ा आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स भी साइड पर नज़र आ रही होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को केस नंबर 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आंसर में, कि जब बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगा, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है पहली जो डायग्राम है, जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और उसके लिए जो फार्मूला हम लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा स्टूडेंट देखें पहली डायग्राम में, अगर हम हॉरिजेंटल लाइन से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो रेक्टेंगल का आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लिखा हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है स्टूडेंट, t है, विड्थ कितनी है स्टूडेंट, v है, वेलोसिटी। तो लिहाजा डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, s इज इक्वल टू vt, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। उससे आगे स्टूडेंट केस नंबर 2 है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करे यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है बट इंक्रीज़ कर रही, मीन्स कि आप 1 मिनट में देखें किसी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अगले 2 आप मिनट्स में देखें तो 10 मीटर पर सेकंड है, अगले 3 मिनट्स में आप देख रहे हैं तो 15 मीटर पर सेकंड है। मीन के 5 यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, या आप इसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो अगर बॉडी, तो उसके दरमियान स्टूडेंट ग्राफ जो बनेगा वो इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सेकंड डायग्राम पे आप गौर कर लें, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ढलवान जो होता है, जैसे हम वो ट्रक वगैरह पे सामान लोड करते हैं उस तरह का स्टीपर सा पाथ बना लेते हैं, ढलवान जिसे कहते हैं, इसे इनक्लाइंड प्लेन का नाम देते हैं। तो ये बनेगा। अब इंक्लाइंड प्लेन से स्टूडेंट्स अगर मैं एक ऊपर से पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो ग्राफ ब्लू कलर की लाइन जा रही है टॉप पर, यहाँ से स्ट्रेट नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी। और उस राइट ट्राइंगल का अब डिस्टेंस कवर्ड, टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ऐसे डिस्टेंस कवर्ड है इक्वल टू 1/2 बेस क्या होगा हमारे पास, टाइम, और हाइट हमारे पास होगी वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा 1/2 vt। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर। इसका स्टूडेंट थर्ड केस भी है, बट हमने यहाँ पर इसमें टोटल 2 डिस्कस करने थे। थर्ड केस था जब बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव, यानी कि आप समझ के वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि चेंज हो रही है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बट वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेरिएबल होगा। तो तब जो ग्राफ बनता है वो कर्व बनता है, ये आपने अपनी बुक में डायग्राम में पढ़ा भी होगा वहाँ पे। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल, डिफाइन इट्स ट्रेजेक्ट्री।
7 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है। इसको क्वेश्चन को स्टूडेंट्स चेंज भी कर देता है, व्हाट इज़ ब्लास्टिक फ्लाइट, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ब्लास्टिक फ्लाइट की डेफिनेशन भी अपने बुक से कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है, द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज़ कॉल्ड ब्लास्टिक मिसाइल, मीन्स के जिसकी पावर्ड और गाइड भी ना किया जा सके, जिसे हम उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टिक मिसाइल। और इसकी ट्रेजेक्ट्री, जिस रास्ते से वो ब्लास्टिक मिसाइल गुजर के जाता है, उसे हम उसकी ट्रेजेक्ट्री यानी उसका रास्ता का नाम देते हैं। तो ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री ये लिखा था, पाथ फॉलोड बाय द ब्लास्टिक मिसाइल इज़ कॉल्ड ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, ये एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जो 7 टाइम बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। इसी से आगे स्टूडेंट्स अगर हम चलें तो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास काफ़ी 4 नंबर पर, व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 12 टाइम्स ये बोर्ड के डिफरेंट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, लाइक अ गैस इन अ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम गैस फिल करके रख दें तो गैस के मॉलिक्यूल खुद ही इधर उधर भागे फिर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ भी, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी हम उन पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल हैव देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से वो मूव करते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक ऐसा सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, उसे हम क्या नाम देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। उसमें क्वेश्चन के अंदर उसमें स्टेटमेंट में पूछा है कि स्टेट भी करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये ऊपर आइसोलेटेड सिस्टम की हम डेफिनेशंस भी वहाँ पर कर दी गई है। जी दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। 15 टाइम्स ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड के डिफरेंट पेपर में पूछा जा चुका है। और अगर आप देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 9th 10th लेवल का है, यानी कि 9th क्लास में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है रिमेन कांस्टेंट, यानी कि दोनों इसमें कांस्टेंट रहेंगे, यूनिफॉर्म कहलाएगा। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। वेरी सिंपल डेफिनेशन है 9th 10th लेवल की। और वेरिएबल वेलोसिटी में स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में चेंज मीन्स या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, या डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या दोनों ही चेंज भी हो सकती हैं इसमें। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स। अब स्टूडेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अब मूविंग दो तरह से हो सकते हैं। एक तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें पता है कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एफ इज इक्वल टू एम बी, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो एक ही जगह जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो लिहाजा कोई इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसी तरह अगर बॉडी मूव कर रही वेरिएबल वेलोसिटी तो उस पर फोर्स एक्ट करेगी कॉन्टीन्यूसली, जब तक वो मूव करती रहेगी तब तक फोर्स उस पर एक्ट करेगी। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने इम्पल्स के बारे में पढ़ा होगा, इम्पल्स तब प्रोड्यूस होती है जब एक फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पे एक्ट करे और उसका मोमेंटम क्या कर दे, चेंज, तब इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहले उसने क्या लिखा है, हमने तो शुरू में लिख दिया कि नो इम्पल्स, मूविंग ऑब्जेक्ट इम्पल्स नहीं रखता। क्यों, व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, देयर फोर्स भी क्या हो जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी। सो इम्पल्स इज ज़ीरो। अब दूसरे केस में क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन फोर्स इज एक्टिंग कॉन्टीन्यूसली, तो फोर्स पे मसल सेलेक्ट कर रही है, हैंस नो इम्पल्स इज प्रोड्यूस बिकॉज नो फोर्स एक्ट फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोचने वाला है, समझने वाला है, 4 टाइम्स ये पेपर में आ चुका है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये स्टूडेंट्स आपको नेम मिलेंगे अपनी बुक के अंदर, जहाँ पर न्यूटन्स लॉ आप लोगों ने पढ़े होंगे वहाँ पर ये मेंशन है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पर स्टूडेंट्स न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करे, क्योंकि आप लोग जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकाला गया है जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस
ऐसा फ्रेम जिस पर न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करे उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए मीन एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड, और उसमें एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स 4 टाइम्स क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ अ फाइटर प्लेन चेजिंग अनदर व्हेन इट ओपन द फायर। ये भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, बट 4 टाइम्स ये डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। क्या कहता है स्टूडेंट्स इसमें, दो जहाज़ हैं, मीन्स कि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ को पकड़ रहा है, यानी कि लड़ाई हो रही है जैसे। तो एक जहाज़ दूसरे जहाज़ पर फायर ओपन करता है। जब फायर ओपन करता है तो बताएं उस जहाज़ की स्पीड पर जो फायर ओपन कर रहा है कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अब फ़र्ज़ करें एक जहाज़ आगे है और एक जहाज़ पीछे, जो चेज़ कर रहा है वो जहाज़ पीछे पीछे जा रहा है उसको, यानी आगे वाले जहाज़ को पकड़ रहा है, और वो फायर करता है आगे की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फायर करता है। तो स्टूडेंट्स जब मिज़ाइल वो जो जहाज़ से फायर किया गया है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा मूव, तो जहाज़ रिकॉयल होगा, यानी कि जहाज़ एकदम पीछे की तरफ झटका लेगा। ये आप आम ये गन से रिलेटेड भी आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ी होगी, जब गन से फायर किया जाता है तो जहाज़ एकदम से पीछे की तरफ रिकॉयल होता है, पीछे की तरफ झटका लेगा, तो स्टूडेंट्स उसकी स्पीड डिक्रीज़ करेगी। बट स्टूडेंट्स जहाज़ में एक ऑप्शन ऐसा भी होता है कि एक जहाज़ आगे जा रहा है और वो पीछे वाले जहाज़ पर फायरिंग करता है। तो जब पीछे की तरफ फायर करेगा वो मिज़ाइल वगैरह को, तो स्टूडेंट्स उसमें मोमेंटम जो प्रोड्यूस होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि उस वक्त उस जहाज़ की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करेगी जब उसने फायर बैकवर्ड डायरेक्शन में ओपन किया हो। तो यही स्टूडेंट्स के अंदर आंसर में कुछ लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूँ। व्हेन द फाइटर प्लेन ओपन फायर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इट्स मोमेंटम विल बी इन बैक डायरेक्शन। यही हमने किया, मोमेंटम बैक डायरेक्शन में ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, देयरफॉर इट्स स्पीड इज डिक्रीज। यहाँ तक फर्स्ट केस था। सेकंड केस में कहता है व्हेन फाइटर प्लेन ओपन फायर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर फायर बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है तो इट्स मोमेंटम विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हैंस स्पीड इज़ इंक्रीज। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कुछ आंसर तो नहीं लिखे इनके, क्योंकि ये आप लोग बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। जैसे कि आपको 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक्सरसाइज के अंदर भी है स्टूडेंट क्वेश्चन, मैंने इसलिए इसका आंसर नहीं लिखा है 9 वाले का। 15 टाइम बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। वेरी सिंपल ईजी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, ये चैप्टर के अंदर भी है। तो इसका आंसर आप लोग खुद तलाश करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए है। ये भी स्टूडेंट्स इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, 3 टाइम पेपर में पूछा गया है। फाइंड द रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशन फॉर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर ही मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 11 वाला क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए नहीं लिखा बिकॉज ये भी 9th क्लास की फिजिक्स से ही बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, वाई इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, आल्सो स्टेट्स द लॉ न्यूटन सेकंड लॉ। ये तो आप लोग 9th क्लास वाले भी आप इसमें कर सकते हैं। 6 टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा है। और स्टूडेंट्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन यकीनन किया होगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, 3 to 4 उसके पार्ट्स भी किए हैं। पार्ट्स क्या थे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट ड्राइव करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव करते हैं हम, उसका फार्मूला, रेंज का फार्मूला ड्राइव करके, और फिर हम ये भी बताते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम एट एन एंगल 45 डिग्री। ये MCQs भी इसमें से पूछा जाता है। तो 12 क्वेश्चन में स्टूडेंट यही पूछा गया यहाँ पर, शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम एट एन एंगल 45 डिग्री। 12 क्वेश्चन और 12 टाइम्स ही ये बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन एट द एंड 9 to 12 कोई 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके स्टूडेंट्स आंसर आप लोगों ने खुद तलाश करने हैं। तलाश क्या स्टूडेंट, तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम आपके सामने बिल्कुल ये पेजेस पर लिखे होंगे हैं। तो इनको तैयार करें स्टूडेंट अच्छी तरह से। सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको एक बार यहाँ से पढ़े अच्छी तरह, एक बार इसको आप
नोट्स वगैरह रजिस्टर वगैरह जो हैं उन पर लिख कर भी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से ये तैयार हो सके। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा क्वेश्चन को दोबारा से स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें वीडियो को यहाँ पर रोक के, इनके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ तक ही कंप्लीट शो हो रहा है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कुछ डिस्कस करेंगे चैप्टर के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।